नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर में आज हम देखते हैं 1 अप्रैल 2025 का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो सारा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हैं। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी मतलब घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो न्यूज है वो है अमेरिका ईरान परमाणु समझौते। तो यूएस ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड उनका एक्सप्लेनेशन। तो ये सारा टॉपिक के 4-5 प्रश्न में आपका कवर हो जाएगा। पहला जो प्रश्न दिया गया है कि अमेरिका ने 2018 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी JCPOA से क्यों हटने का फैसला किया है। ईरान में परमाणु कार्यक्रम को रोकने में इसकी विफलता। दूसरा है ईरान में राजनीतिक अस्थिरता। तीसरा है रूस के साथ बढ़ते तनाव और चौथा है चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। इट्स फेल्योर टू स्टॉप ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, तो इसी वजह से अमेरिका ने 2018 में जो संयुक्त व्यापक कार्य योजना थी वहां से हटने का फैसला किया है, क्योंकि जो ईरान है वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको स्टॉप नहीं कर पाया। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दावा किया है कि JCPOA ईरान के परमाणु हथियार निर्माण को प्रभावी ढंग से नहीं रोक सका, इसीलिए अमेरिका ने 2018 में समझौते से खुद को अलग कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि ईरान के किस सैन्य कमांडर की हत्या से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया। आयातुल्ला अली खामेनेई और हसन रूहानी, कासिम सोलेमानी और मोहम्मद जवाद जरीफ। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा कासिम सोलेमानी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। तो जनवरी 2020 में अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के कुद्दूस फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सोलेमानी की हत्या कर दी गई थी, जिससे अमेरिका ईरान संबंधों में तीव्र तनाव पैदा हो गया था। सो यहाँ पे कासिम सोलेमानी ये जो ईरान का सैन्य कमांडर था। इससे रिलेटेड तीसरी न्यूज है कि व्हाट स्टेप डिड ईरान टेक आफ्टर द यूएस विड्रॉल फ्रॉम द JCPOA। ऑप्शन ये दिए गए हैं। वो फुल्ली इम्प्लीमेंटेड द टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर डील, ब्रेंच द न्यूक्लियर लिमिट सेट बाय डील, एंड सी स्टेटमेंट है साउथ अ न्यू डील फ्रॉम द यूएस, एंड ऑप्शन डी है कंप्लीटली शट डाउन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे करेक्ट होगा। तो समझौते की निर्धारित परमाणु सीमाओं को तोड़ दिया, इसीलिए अमेरिका ने यहाँ से हटने का फैसला किया है। तो अमेरिका ने JCPOA से हटने और प्रतिबंध लगाने के बाद ईरान ने परमाणु संवर्धन की तय सीमा को पार कर दिया, जिससे समझौते की शर्तों का पालन करना बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, समझौते की निर्धारित परमाणु सीमाओं को तोड़ दिया गया। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध का मुख्य प्रभाव क्या रहा। तो ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ, ईरान का तेल निर्यात बढ़ गया, ईरान को चीन से सैन्य सहायता मिली और ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दिया। तो वही हैवी डैमेज हुआ ईरानियन इकोनॉमी को इसी वजह से, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, विशेष रूप से तेल और गैस निर्यात में भारी गिरावट आई। ठीक है, तो ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। इससे रिलेटेड पांचवा प्रश्न देखते हैं कि ट्रंप द्वारा हाल ही में ईरान को क्या धमकी दी गई। तो सख्त व्यापार प्रतिबंध, बमबारी करने की चेतावनी, संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध लागू करने की योजना, और जो चौथा है राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा। तो उसमें वही वार्निंग दी कि मतलब हम बम्बिंग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ट्रंप ने कहा अगर ईरान जल्द ही किसी समझौते पर नहीं आता तो उसे ऐसी बमबारी का सामना करना पड़ेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बमबारी करने की चेतावनी दी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए इसके बाद जो दूसरा न्यूज है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो देखते हैं। तो भारत बांग्लादेश चीन पाकिस्तान जो रिलेशंस हैं उसके बारे में पहला जो प्रश्न दिया गया है, विच स्पेशल ट्रेड फैसिलिटी है चाइना रिसेंटली गिव टू बांग्लादेश। इंटरेस्ट फ्री लोन, 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस टू Bangladeshi export, and option C is military assistance to Bangladesh. Option D is proposal to set up Chinese naval base in Bangladesh. Which of the following यहाँ पे करेक्ट कैसे होगा। तो बांग्लादेश निर्यात को 100% शुल्क मुक्त पहुंच ये चीन ने प्रोवाइड किया है। तो चीन ने बांग्लादेशी उत्पादों को अपने बाजार में 100% शुल्क मुक्त प्रवेश देने की घोषणा की है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत हुए हैं। सो यहाँ पे 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस टू बांग्लादेशी एक्सपोर्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है,
बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ हाल ही में कौन से कूटनीतिक संबंध मजबूत किए हैं? ऑप्शन है सैन्य सहयोग पर चर्चा, वीजा प्रतिबंधों में ढील और व्यापार वृद्धि, ऑप्शन सी है संयुक्त परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना, ऑप्शन डी है पाकिस्तान को कर्ज देने की पेशकश। तो यहाँ पे वही रिलैक्सेशन टू वीजा रिस्ट्रिक्शंस एंड ट्रेड ग्रोथ ये किया गया है पाकिस्तान के उसमें। तो हाल ही में बांग्लादेश और पाकिस्तान ने वीजा प्रतिबंधों में ढील दी है, व्यापार में वृद्धि की है, सीधी उड़ानें फिर से शुरू की और सैन्य सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ है। तो वीजा प्रतिबंधों में ढील और व्यापार में वृद्धि की है पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा विवादित मुद्दा अभी तक हल नहीं हो पाया है? तीस्ता जल संधि विवाद, सुंदरबन क्षेत्र पर नियंत्रण, रक्षा समझौता और बांग्लादेश में भारतीय प्रवासियों की स्थिति। तो जो ट्रीटी है या तीस्ता वाटर ट्रीटी, ये जो है अभी तक सॉल्व आउट नहीं हो पाया है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कई वर्षों से विवाद जारी है। अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ, जिससे बांग्लादेश को सूखे मौसम में पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो तीस्ता जल संबंधी यहाँ पे तो तीस्ता जल संधि जो है ये करेक्ट आंसर होगा इसका। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो भारत बांग्लादेश व्यापार में मुख्य चिंता क्या है? पहला है बांग्लादेश का व्यापार घाटा, दूसरा है भारत द्वारा व्यापार प्रतिबंध लगाना, तीसरा है बांग्लादेश द्वारा भारतीय उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना और सीमा पार आतंकवाद। इनमें से कौन सा सही होगा? तो ट्रेड डेफिसिट ऑफ बांग्लादेश ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि मेन कंसर्न है इंडिया एंड बांग्लादेशी जो वहाँ पे ट्रेड है इससे रिलेटेड, यानी बांग्लादेश का जो व्यापार घाटा है वो मेन इशू है। वित्त वर्ष 2023-24 में बांग्लादेश ने भारत को केवल 1.97 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जबकि भारत से आयात कितना किया? 14.01 बिलियन डॉलर का। इससे 12 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ, जो बांग्लादेश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इसी वजह से ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बांग्लादेश का व्यापार घाटा। इसके बाद जो दूसरी न्यूज है, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम यानी जीसीपी। इसमें पहला क्वेश्चन है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करना, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, पर्यावरण सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना और उन्हें व्यापार योग्य बनाना, कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाना। तो यहाँ पे जो जीसीपी है उसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना, उन्हें व्यापार योग्य बनाना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जीसीपी यानी ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम एक बाजार आधारित प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य वन क्षेत्र बढ़ाना, जल प्रबंधन और टिकाऊ कृषि जैसे पर्यावरण सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट दिए जाते हैं, जिन्हें बाद में कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए कारोबार किया जा सकता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए है जीसीपी केवल उद्योगों के लिए है, जबकि कार्बन क्रेडिट व्यक्तिगत लोगों के लिए है। जीसीपी कार्बन उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, जबकि कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य उत्सर्जन कम करना है। जीसीपी केवल कृषि क्षेत्र के लिए है, जबकि कार्बन क्रेडिट उद्योगों के लिए है। और ऑप्शन डी दिया गया कि दोनों में से कोई अंतर नहीं है। तो ऑप्शन बी है, जीसीपी इज नॉट रिलेटेड टू कार्बन एमिशन while carbon credit aims to reduce emission। तो कार्बन क्रेडिट केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करने से जुड़ा होता है, जबकि ग्रीन क्रेडिट क्या है? विभिन्न पर्यावरण सकारात्मक कार्य जैसे जल संरक्षण, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। जीसीपी का दायरा व्यापक है, यह सिर्फ कार्बन कटौती तक सीमित नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने को लेकर विधि मंत्रालय ने क्या चिंता व्यक्त की है? तो यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नहीं आता। यह कार्यक्रम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देगा। यह केवल निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इट डज नॉट कम अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो विधि मंत्रालय ने कहा था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान बाजार आधारित प्रणाली के लिए पर्याप्त आधार नहीं प्रदान करते हैं। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय ने तर्क दिया कि जीसीपी केवल पर्यावरण संरक्षण और सुधार का समर्थन करता है, इसलिए यह एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के दायरे में आता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इससे रिलेटेड है, COP28 शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लेकर क्या प्रस्ताव रखा? एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन क्रेडिट बाजार स्थापित करने की पहल, ग्रीन क्रेडिट को केवल एशिया तक सीमित रखने का सुझाव,
ग्रीन क्रेडिट को खत्म करने की मांग और केवल विकसित देशों के लिए ग्रीन क्रेडिट को लागू करने की सिफारिश। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल ग्रीन क्रेडिट मार्केट। तो कॉप 28 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन क्रेडिट के लिए एक वैश्विक बाजार बनाने का सुझाव दिया, जिससे यह कार्बन क्रेडिट की तरह ही एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मॉडल बन सके। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो कॉप 28 हुआ वो कहाँ हुआ है। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत पंजीकृत नहीं है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड और भारतीय रिजर्व बैंक। तो सिंपल सा आंसर इसका होगा ऑप्शन डी जो है, ये फाइनेंशियल वर्क करता है। जीसीपी के तहत 384 संस्थाओं ने पंजीकरण कराया, जिसमें 41 सार्वजनिक उपक्रम हैं, जैसे आईओसीएल है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और एनटीपीसी है। आरबीआई जो है इस कार्यक्रम में शामिल नहीं है, क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र क्या है, वित्तीय नीति निर्माण तक सीमित है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी और उनसे रिलेटेड करंट अफेयर थे डेली के, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किए।